So hello everyone, we will be starting geotechnical engineering. So इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देख रखा है, वहाँ पे हमने बताया क्या इसके सिलेबस हैं, क्या डिफरेंट चैप्टर्स रहेंगे और कैसे हमारा अप्रोच रहेगा उन चैप्टर्स के लिए. सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सो ओरिजिन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं जियोटेक के बारे में. सो दो पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, एक सॉइल मैकेनिक्स होगा और दूसरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग. सो फाउंडेशन इंजीनियरिंग लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं पहले. सो सॉइल मैकेनिक्स है क्या बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट क्या है सॉइल मैकेनिक्स का. आप किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे हो तो पहले उसके बारे में उसके बेसिस मालूम होने चाहिए, उसका बेसिक क्या है, उसका बेस क्या है, जिसके ऊपर वो पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट फ्रेम्ड है. अगर आपने ये बातें सीख ली, फिर उस सब्जेक्ट को सीखना और उसको समझना काफी आसान हो जाता है. जहां तक रही बात आपके जियोटेक की, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, जेई के एग्जाम में बैठ जाओ, एई के एग्जाम में बैठ जाओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम तक में बैठ जाओ, यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, जियोटेक एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट वेटेज हैं. मींस किसी भी सब्जेक्ट में आप जाओगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको बेसिक सा दे रहा हूं, गेट की अगर आप बात कर लो, गेट में 70 मार्क्स के अगर टेक्निकल पूछते हैं तो वहां से 15 मार्क्स आपके रहेंगे सिर्फ और सिर्फ जियोटेक के. सो आप सोच सकते हो इसका इंपॉर्टेंस कितना है. फिर इसी तरीके से आप अपने जेई में आ जाओ, क्वेश्चंस वहां पे भी आपके पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज आपके कन्वेंशनल एग्जाम में. सो जियोटेक का अच्छा खासा वेटेज है, हमें काफी ध्यान से इसे पढ़ना है. एक एक छोटी छोटी बातें हम लोग सीखेंगे पहले, और इसके बाद उसके लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, हायर लेवल, एडवांस लेवल, ताकि हर तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं. क्या है ये सॉइल मैकेनिक्स, कहां से ये टर्म आया और इसके क्या यूजेस हैं. सो मैं हेडिंग दे लूं पहले, जैसा कि मैंने बोला जियोटेक है, जियोटेक के दो पार्ट, पहले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स यहां डिस्कस कर रहे हैं. सो आई विल बी राइटिंग है सॉइल मैकेनिक्स. सो सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली व्हाट इज दिस सॉइल मैकेनिक्स. सो इसमें दो टर्म है आपके, एक हो गया सॉइल, दूसरा हो गया मैकेनिक्स. तो पहले सॉइल की बात करते हैं. सॉइल क्या है आपका. ऐसे तो अगर आप अपने लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं सॉइल मतलब मिट्टी. चलिए ठीक है, सॉइल का मतलब मिट्टी तो होता ही है, हमें सब लोगों को मालूम है. टेक्निकल टर्म की अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि आपसे तो टेक्निकल इसकी नॉलेज जाननी है, आपसे ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो और आप जाओगे वहां से आपसे पूछेंगे सॉइल क्या है, और आपने बोला सर सॉइल तो मिट्टी होती है. फिर उधर से जवाब आएगा बेटा हमें मालूम है कि सॉइल का मतलब मिट्टी होती है. ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल क्या है. सो अगर मैं सॉइल को डिफाइन करना चाहूं, सो सॉइल इज एन अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल. सो पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करते हैं. मैंने कहा सॉइल एक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है. चलिए सबसे फर्स्ट मैं लिख लेता हूं, फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट बात इसके बारे में देखेंगे. सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सॉइल इज एन अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल. अब यहां पे टर्म आया, ये अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या होता है. आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट आएगा, सर व्हाट इज दिस अनकॉन्सोलिडेटेड. सो मैंने बोल दिया सॉइल इज एन अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल. चलिए अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं. अनकॉन्सोलिडेटेड आपके कॉन्सोलिडेटेड का ऑपोजिट है, दैट मीन्स हमें कॉन्सोलिडेटेड समझना पड़ेगा. कॉन्सोलिडेटेड का क्या मतलब होता है, उसके बेसिस पे हम अनकॉन्सोलिडेटेड की बात कर सकते हैं. चलिए सो कॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होना. आप सारे डिफरेंट पार्टिकल्स को, इस टर्म में हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, या फिर अगर नॉर्मल टर्म में भी बात कर लो, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इन सबको आपने इकट्ठा एक साथ जोड़ करके रखा है, ज्वाइन करके रखा है. सो दिस इज कॉन्सोलिडेटेड. ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड. तो मैंने जैसे ही बोला अनकॉन्सोलिडेटेड, जैसे ही मैंने ये टर्म बोला आपका अनकॉन्सोलिडेटेड, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या हो रहा है. सो अनकॉन्सोलिडेटेड का यहां पे आपका मतलब हो गया, अनकॉन्सोलिडेटेड का ये ज्वाइन नहीं है एक साथ, ये बिखरे हुए हैं. दीज कंपोनेंट्स आर नॉट ज्वाइंड टुगेदर बट दे आर इन अ सेपरेट फॉर्म. सो ये अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल आपका है सॉइल. चलिए मैंने आपको बोला अनकॉन्सोलिडेटेड, और अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या बताया कि जो कि ज्वाइंट एक साथ नहीं हो, इकट्ठे आपने एक साथ सारे पार्टिकल्स को नहीं रख रखा है. ठीक है, जब इकट्ठे आपने नहीं रखा तो उसे आप बोलोगे अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है. हमारे केस में मटेरियल हमारा सॉइल है. सेकंड पॉइंट जो मैं सॉइल के बारे में बोल रहा हूं, ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक. तो सेकंड टर्म इसके बारे में हम लोग यहां मेंशन कर लें. सो फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. अब ये डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. सो बेसिकली अगर मैं डिसइंटीग्रेशन की बात करूं, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना. फॉर एग्जाम्पल कोई एक बड़ा सा आपका, एक बड़ा सा इतना सर्कुलर एक पत्थर है, ठीक है, ये रॉक है,
ये छोटे छोटे पार्ट्स में, ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपके ब्रेक होके फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग हो गए। तो ये आप इसे क्या बोलोगे कि इस बड़े सॉइल का टूटना हुआ, इसका डिसइंटीग्रेट होना हुआ, और डिसइंटीग्रेट के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया है। सो दैट इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। चलिए, तो पहली बात हमने देखी कि ये अनकंसोलिडेटेड है। दूसरी बात हमने सीखी कि ये फॉर्म हो रहा है रॉक्स के, पत्थर के टूटने से। अब ये जो टूटने का जो प्रोसेस है ना आपका, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वेदरिंग। इसे आप लोग बोलते हो वेदरिंग, ठीक है। तो वेदरिंग जो आपके होते हैं ना, जो टूटने की प्रोसेस है आपके, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो फिजिकल होंगे या फिर केमिकल होंगे, या तो फिजिकल होंगे या फिर केमिकल होंगे। सो अगर मैं बात करूं इस डिसइंटीग्रेशन की, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये वेदरिंग है, और इस वेदरिंग को, इस टूटने के प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? मैंने बोला एक है हमारा फिजिकल, मींस फिजिकल वेदरिंग, और दूसरा हमारा हो जाएगा केमिकल वेदरिंग। सो फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। चलिए, फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या हुआ? फिजिकल वेदरिंग का मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप सारे लोगों को मालूम है, फिजिकल टर्म कहीं पे भी जुड़ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि कांटेक्ट जो आपका है बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट है। मीन्स फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ, आपने अपना हाथ किसी दूसरे के बॉडी के ऊपर रखा, ये फिजिकल कांटेक्ट है आपका। सो फिजिकल कांटेक्ट में प्रेजेंस बॉडी का होना जरूरी है। सो उसी तरीके से अगर मैं फिजिकल वेदरिंग की बात करूं, सो यहां पे ये टूट रहा है आपका रॉक, ये रॉक का जो टूटना हुआ फिजिकली, इसका मतलब ये कैसे टूटा? एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आपका एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, नदी आपकी बह रही है, नदी आपकी बह रही है। ये नदी का पानी जो है, ये नदी की जो धार है, वो बार बार उस पत्थर के ऊपर गिर रही है, बार बार उस पत्थर के ऊपर गिर रही है। कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 5-10 मिनट 20 मिनट की बात कर रहा हूं, कुछ समय बाद मतलब हो सकते हैं 2 महीने 4 महीने या 2-4 साल लग जाए, या 10-20 साल लग जाए। इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रॉक, वहां का जो पत्थर था, बड़ा सा पत्थर, वो टूट के छोटे छोटे पार्ट में बिखर गया। सो इस केस में, इस कंडीशन में आपके जो रिवर ने इस पत्थर को तोड़ा, इसे हम बोलेंगे कि फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है हमारा। और ये जो वाटर था यहाँ पे, ये जो पानी थी, बहती हुई पानी, ये आपका एजेंट है फिजिकल वेदरिंग का, ये आपका एजेंट है फिजिकल वेदरिंग का। सिमिलरली अगर मैं केमिकल वेदरिंग की बात कर लूं, सो केमिकल वेदरिंग में ऐसा नहीं है कि आपका पानी रहेगा या फिर आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस रहेंगे, ये सब चीजें नहीं रहती हैं। वो रिएक्शन होता है जो आपका केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप देखते हो आपका एक लोहे का रॉड है, आपने घर में भी अपने देखा होगा, उस लोहे के रॉड में थोड़े दिनों के बाद जंग लग जाती है, थोड़े दिनों के बाद जंग लग जाती है, जिसे आप बोलते हो सर ये रस्टिंग हो गई, या कोरोड कर गया, या कोरोजन हो गई। एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में वो क्या है? वो रस्ट जो किया, वो जो जंग लग गई, वो क्या हुआ? फिजिकल फोर्सेस कुछ था क्या वहां पे? किसी ने कुछ वहां पे आके रख दिया या उसे तोड़ दिया, इसकी वजह से हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये आपके जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ये ऑक्सीजन उस आयरन के साथ, जो आयरन वार है, जो एफई आप बोलते हो, फेरस या फेरिक, जिस भी फॉर्म में हो, वो उसके साथ केमिकली कंबाइंड किया, रिएक्शन कैरी आउट किया, और वो ऑक्सीजन की एक लेयर, ऑक्सीजन की एक परत उसके ऊपर बैठ गई। इसी ऑक्सीजन की लेयर को आप बोल रहे हो कि वो रस्ट कर चुका है, वो जंग लग चुकी है। सो सिमिलर प्रोसेस आपके सॉइल के केस में भी, सिमिलर प्रोसेस आपके सॉइल के केस में भी। रॉक्स है, रॉक्स ओपन सरफेस पे है, ऐसा तो है नहीं ना कि रॉक आपके किसी घर के अंदर है या फिर किसी ऊपर कोई कवर्ड सरफेस के अंदर लाई करेगा, वो तो नेचुरली आपके ओपन ग्राउंड में है, ओपन एयर में है, ओपन सरफेस में। यही ऑक्सीजन प्लस और भी बहुत सारे वहां पे हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे कोई और केमिकल्स हो, इसकी वजह से वो उस पत्थर के साथ रिएक्ट करेगा। और ये रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट पीरियड में नहीं होता, बहुत ही लॉन्ग पीरियड में होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या, इस रिएक्शन की वजह से भी, इस रिएक्शन की वजह से भी वापस से ये बड़ा सा पत्थर जो है, ये बड़ा सा रॉक है, ये टूटेगा, छोटे पार्ट्स में बिखर जाएगा। सो अगेन दैट इज वेदरिंग। सो ये जो मैंने आपको बोला कि फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, सो डिसइंटीग्रेशन मींस वेदरिंग। वेदरिंग के दो पार्ट हो गए, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्या होता है वो मैंने आपको बताया, केमिकल क्या होता है वो मैंने आपको बताया। तो ये जो मैंने फिजिकल में वाटर की बात की, या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, या विंड की बात की, विंड का मतलब क्या होता है? ब्लोइंग एयर। एयर जब ब्लो कर रहा है, हवा जब बह रही है, उसे आप बोलते हो विंड है, ठीक है। तो ये विंड, वाटर, या फिर आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सारे फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स हैं, फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स हैं। और ये जिस टाइप की वेदरिंग कैरी आउट कर रहे हैं, जिस टाइप का डिसइंटीग्रेशन कैरी आउट कर रहे हैं,
उसे हमने बोला फिजिकल वेदरिंग। सिमिलरली केमिकल वेदरिंग एजेंट्स की अगर मैं बात कर लूं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, ये सारे केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से रॉक आपके छोटे पार्ट्स में ब्रेक होंगे। चलिए, सो ये मैंने बोला कि ये तो वेदरिंग होता है। जो सेकंड पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। चलिए, अब ये जो फिजिकल वेदरिंग होगा या फिर केमिकल वेदरिंग होगा, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा? आप सोच सकते हो इसके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होगा। चलिए, बिल्कुल यहां पर डिफरेंस आएगा। जब एजेंट्स अलग हैं, जब प्रोसेस अलग है, तो यहां डिफरेंस भी आएगा कुछ। और ये डिफरेंस क्या होगा? ये डिफरेंस क्या होगा? चलिए इसे हम देखते हैं। फिजिकल वेदरिंग से अगर सॉइल आपका फॉर्म हुआ है, तो वो जिस भी रॉक से फॉर्म हुआ है, जैसा कि हमने यहां सेकंड पॉइंट में देखा कि रॉक के टूटने से, रॉक के डिसइंटीग्रेट होने से फॉर्म होगा। सो जिस भी रॉक से ये डिसइंटीग्रेट होकर आपका जो भी सॉइल वहां पे फॉर्म हुआ है, उस सॉइल की प्रॉपर्टी और उस रॉक की प्रॉपर्टी सेम होगी। मींस ये जो रॉक हुआ ना, इसे बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। ठीक है, जैसे कि बच्चे हो, आप बच्चे हो तो आपके मम्मी पापा जो है वो आपके पेरेंट्स हो गए, आप उनसे फॉर्म हुए हो, आप उनके एक पार्ट हो। सो सिमिलरली रॉक से फॉर्म हुआ है सॉइल, सो रॉक आपका पेरेंट मटेरियल हो गया, सॉइल आपका चाइल्ड मटेरियल हो गया। तो ये जो पेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी ना, ये जो रॉक की प्रॉपर्टी होगी ना, वैसे ही प्रॉपर्टी होगी आपके सॉइल की भी जो इससे फॉर्म हुआ है। कंडीशन क्या है कि फिजिकल वेदरिंग से फॉर्म हुआ हो। कंडीशन क्या है? अगर ये फिजिकल वेदरिंग से फॉर्म हुआ है तब ये बात होगी। केमिकल वेदरिंग में अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, खुद से बता सकते हो। सो केमिकल वेदरिंग का मतलब आप बोलोगे कि सर यहां पर डिफरेंस होगा, पेरेंट रॉक मटेरियल जो है उसके प्रॉपर्टी के जैसी प्रॉपर्टी सॉइल की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन है, लॉजिक है इसके पीछे, बहुत ही सिंपल सा। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया, आपने बचपन से पढ़ा रखे हैं, आपने स्कूल्स में पढ़े होंगे, अपने कॉलेजेस में पढ़े होंगे, पॉलिटेक्निक में पढ़े होंगे आपने। केमिकल रिएक्शन जब भी कैरी आउट होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, उसका आप क्या बोलते हो? फॉर एग्जांपल, आपका एक मटेरियल है ए, ये बी के साथ ऐड होके रिएक्ट किया और फॉर्म किया C+D। तो ये जो C और ये जो D है ना, वो ए और बी के जैसा सेम थोड़ी ना होगा। ए बी के साथ रिएक्ट होकर कोई तीसरा कंपाउंड भी तो फॉर्म कर सकता है, कोई तीसरा मटेरियल भी तो फॉर्म कर सकता है। सो आप नहीं कह सकते कि सी की प्रॉपर्टी ए या बी के जैसी होगी। इनके मिक्सचर से कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टी हो सकती है, बट एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि हू बहू ये अपना जेरॉक्स कॉपी है। तो ये केमिकल वेदरिंग में आप नहीं कह सकते, बट फिजिकल वेदरिंग में ये बात की जा सकती है। सो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फिजिकल वेदरिंग के बारे में? चलिए यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं। सो इफ रॉक इज फॉर्म्ड, if soil is formed from rock, अगर रॉक के साथ सॉइल फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से? बाय फिजिकल वेदरिंग। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बोला? प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। सो बाय फिजिकल वेदरिंग, देन यहां आप क्या लिखोगे? देन properties of soil will be similar to that of parent rock material. So properties of soil will be similar means एक जैसे होंगे, समानता होगी उन दोनों के बीच में। So will be similar as that of parent rock material, तो ये तो बात हमने की फिजिकल वेदरिंग में। सिमिलरली केमिकल वेदरिंग में क्या लिख सकते हैं? सो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, इफ सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक बाय केमिकल वेदरिंग, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम रॉक बाय केमिकल वेदरिंग। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी विल बी डिसिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल। सो बाय केमिकल वेदरिंग, देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल will be different from its parent rock material, so यहां पे मैंने बोला will be different from its parent rock material. so ये फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की बात हुई। चलिए, तो अभी तक हमने क्या जाना इसमें? अभी तक हमने जाना कि सॉइल मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट सॉइल था उसके बारे में हमने डिफरेंट बातें जानी।
फर्स्ट हमने क्या जाना, सबसे फर्स्ट हमने जाना सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, ये फॉर्म हो रहा है बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग इसे कहते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। फिजिकल में मैंने बोला सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक बाय फिजिकल वेदरिंग, तो यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल similar as that of parent rock material, similar as that of parent rock material। यहीं पे मैंने यहां क्या बोला, soil is formed from rock by chemical weathering। प्रॉपर्टी जो आपकी होगी सॉइल की वो डिफरेंट होगी फ्रॉम इट्स पैरेंट रॉक मटेरियल, फ्रॉम इट्स पैरेंट रॉक मटेरियल। तो जो भी चीजें मैंने आपको अंडरलाइन कर रखी है रेड पेन से, इसका मतलब वो उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो आप पहले नोट्स बनाओगे अपने, फिर जब आप रिवीजन करते हो, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ इन पॉइंट्स को आप ध्यान दोगे और आपका पूरा चीज रिकॉल हो जाएगा, पूरी बातें आपको याद आ जाएंगी। बट मैंने क्या बोला, याद रखेंगे रिवीजन के टाइम पे। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही सर ने बोला था सर ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही पढ़ लेते हैं, पहली बार में तो आप पूरी बातें पढ़ोगे। जब बार बार रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन में कॉमन सेंस की बात है, रिवीजन में आपका टाइम कम लगना चाहिए जितना आपने पूरे पढ़ने में टाइम लगाया। तो कैसे करोगे, ये एक तरीका होता है, तो आप इस तरीके को किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो अपने लिए। चलिए, तो ये हमने सॉइल के बारे में जाना। एक और बात, लास्ट बात, सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, जिस प्रोसेस से ये फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। सो टर्म्स का बहुत खास ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपके क्वेश्चन बना देंगे वहां से। तो टर्म्स, इनके बीच में जितने भी टर्म्स आते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब पूछते हैं तो इसी तरीके से पूछेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेटली आपको नहीं पढ़ना होता है कि सर सिर्फ ये पढ़ूंगे या वो पढ़ूं। आपके पूरे सिलेबस का नाम उसने दे रखा है, उस सिलेबस में कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आपको भी खुद को इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो लास्ट पॉइंट मैंने सॉइल के बारे में क्या लिखनी है, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। याद रखिएगा टर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस, इट इज नोन एज पेडोजेनेसिस। चलिए, तो ये बातें तो हो गई सॉइल के बारे में, ठीक है। सेकंड टर्म आता है मैकेनिक्स, सेकंड टर्म आता है मैकेनिक्स। सो सॉइल के साथ मैकेनिक्स टर्म यहां पे यूज करने का क्या लॉजिक है, बेसिकली आपके मैकेनिक्स के जितने भी लॉज होते हैं, मैकेनिक्स के लॉज आपके जो भी हैं, फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो वहां पे। तो हमें यह नहीं जानना फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये जानना है कि वो जो मैकेनिक्स के लॉ हैं, वो जो हाइड्रोलिक्स के लॉ हैं, हाइड्रोलिक्स मतलब जो वाटर से रिलेटेड मैकेनिक्स के लॉ होते हैं। सो मैकेनिक्स एज वेल एज हाइड्रोलिक्स, इन दोनों के लॉ जो आपने सॉइल पे अप्लाई किए, तो क्या चेंज हमको देखने को मिला, क्या इफेक्ट आया, क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा उन लॉज को अप्लाई करने के बाद, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। सो अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो हम क्या बोल सकते हैं, सो एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स ओवर सॉइल इज नोन एज, इस स्टडी को हम लोग बोलेंगे सॉइल मैकेनिक्स। और ये सॉइल मैकेनिक्स का टर्म सबसे पहली बार दिया था कार्ल टर्जागी ने, कार्ल टर्जागी, उसने सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स टर्म यूज किया था। तो याद रखेंगे इस बात को, कार्ल टर्जागी यूज द टर्म। तो ये जो सॉइल मैकेनिक्स टर्म है ना, इस मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स टर्म को क्वाइंड बाय कार्ल टर्जागी, क्वाइंड बाय, क्वाइंड का मतलब किसने नाम किया, किसने इसका नामकरण किया सबसे पहली बार, सो क्वाइंड बाय कार्ल टर्जागी। कार्ल टर्जागी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल मैकेनिक्स में इनका, इनके आगे भी हम लोग डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में, वहां पे मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉइल मैकेनिक्स टर्म भी सबसे पहली बार कार्ल टर्जागी ने ही यूज किया था। चलिए, अब हमें देखना है ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है, ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है, ये जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है, एक्चुअली डिफरेंट स्टेप में, डिफरेंट पार्ट में, स्टेप में ये किस तरीके से अकर करते हैं। सो सॉइल की जो फॉर्मेशन है, इसके 4 स्टेप होते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन के 4 स्टेप होते हैं। पहला आपका होता है इरोजन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन इज डिपोजिशन, और लास्ट आपका अपहीबल होता है। किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में ये प्रोसेस देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कोई एक पार्ट आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल में नहीं होता। कौन सा नहीं होता, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी बताने जा रहा हूं आपको नेक्स्ट में। सो इसे हम लोग देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। सो ये सारे टर्म आप ध्यान रखना जो भी मैंने बताए। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि हमने ये तो बोल दिया कि डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म हो रहे हैं, वेदरिंग से फॉर्म हो रहे हैं। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया, वो पानी वाला, रिवर बह रही है, रॉक को ब्रेक कर रही है। सो एक्चुअल में ये प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं।
सो वो डिफरेंट स्टेप्स क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान देंगे। सो मैंने आपको क्या बोला, बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। फर्स्ट स्टेप आपका क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप इज इरोजन। क्या है इरोजन, हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। दूसरा आपका टर्म मैंने बोला, दूसरा टर्म मैंने आपका बोला ट्रांसपोर्टेशन। सो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसके बाद डिपोजिशन है और फाइनल वन इज अपहीवल। ये टर्म्स हो सकता है आपके लिए न्यू हो, कोई बात नहीं, हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे इस चीज को। चलिए, तो ये 4 स्टेप्स कौन कौन सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो 4 स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। 4 स्टेप्स of soil formation. 4 steps of soil formation. So ये soil formation के 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन अभी आपको बोला, पहले नेमिंग कर लो, इसके बाद हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, एज आई टोल्ड, इरोजन। इरोजन। सेकंड स्टेप आपका मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन। द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड स्टेप जो हमने यहां पे देख रहे हैं, थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बोला, डिपोजिशन। डिपोजिशन। एंड द फोर्थ वन इज अपहीवल। अपहीवल। क्या है ये सारे टर्म बताता हूं अभी मैं आपको एक एक करके। चलिए इरोजन की बात करते हैं सबसे पहले। इरोजन आपका प्रोसेस, वही डिसइंटीग्रेशन की जो हमने बात की थी ना, वो डिसइंटीग्रेशन ही इरोजन है एक्चुअली। इरोजन का भी मतलब यही होता है, सॉइल इरोड कर रहा है या इरोज कर रहा है, इरोजन प्रोसेस अकर कर रहा है। दैट मीन्स वो सॉइल की जो ऊपरी सतह है, वो जो अपर लेयर है, अब ये सॉइल की ऊपरी सतह की बात कर रहा हूं, मीन्स यहाँ पे सॉइल की ऊपरी, सॉइल के फॉर्मेशन की बात हो रही है। सो वो अपर लेयर किसका होगा, ऊपरी सतह किसकी होगी, उस रॉक की बात कर रहा हूं जिससे सॉइल फॉर्म होने वाला है। सो इस रॉक के अपर लेयर का, इस रॉक के अपर लेयर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ किसी भी फोर्सेस से, फिर वो पानी की वजह से हो रहा हो या जिस भी चीज की वजह से हो रहा है, वो हमें नहीं जानना। हमें ये जानना है कि ये जो लेयर जो है, उसका टॉप सरफेस जो है, ये आपका क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, उससे डिटैच हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, ठीक है, सरफेस का। सो दिस इज इरोजन, दिस इज इरोजन। चलिए एक डायग्राम बनाता हूं, इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे। बेसिकली आपको रॉक्स कहां देखने को मिलेंगे, हिली एरियाज में, माउंटेन्स में, ऐसे जगहों पे आप रॉक्स देखने को मिलोगे। चलो अब इसको देखो, मैं इरोजन क्या बोल रहा था आपको। ये जो आपका है ना, ये जो टॉप लेयर्स, ये सरफेस जो होगा, इसका सरफेस होगा, ये सरफेस ब्रेक हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सो इसे ही हम लोगों ने बोल दिया कि ये आपका क्या होगा, इरोजन, या फिर इसे बोलते हैं इरोड होना। सो जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट जो आपके लोहे के बारे में बात की मैंने, करोजन की, वही चीज यहां पे सॉइल के साथ हो रहा है, रॉक के साथ हो रहा है, उसे हमने बोल दिया इरोजन। चलिए, तो ये इरोजन है, फर्स्ट स्टेप है आपका। सो इरोड होके क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में, यहां से ये वही रॉक्स है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बना रखा है हिल के शेप का, माउंटेन के शेप का, सो ये उसी के रॉक का छोटा छोटा पार्ट ब्रेक होके आपका आगे चला गया। सो इससे हमने बोला इरोजन। सेकंड स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मालूम आपको सब लोगों को, मतलब मालूम है, ट्रांसपोर्ट करने मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े। ऐसा तो है नहीं ना कि वो आप वहां पे गाड़ी करोगे, एक कार करोगे, उसके लिए उसमें ये बैठ जाएंगे और ये फिर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट चीजें आने वाली हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वहां तेज हवा चल रही है और इस तेज हवा ने उस टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को अपने साथ आगे लेके चले गए, जहां तक हवा गई वहां तक ये इनके साथ हो लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पे आपका एक रिवर था, एक पानी था, बह रहा है, फ्लोइंग वाटर है, उसने इसे कैरी कर लिया, इसको अपने साथ ले लिया और जितने दूर तक उसे बहना था वहां तक इसे लेके गया, ठीक है। सो ये सारे आपके क्या हो गए, ट्रांसपोर्टेशन। तो सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बोला, इसको थोड़ा सा और हम लोग इस तरीके से बढ़ाते हैं। सो ये जो पार्ट्स है इसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैं जिस भी प्लेस पे ये फॉर्म हुए, जहां पे डिसइंटीग्रेट हो गया, जैसे ही ये डिसइंटीग्रेट हुआ, सॉइल तो फॉर्म कर गया आपका, सॉइल तो आपको यहीं पे फॉर्म कर गया,
क्योंकि मैंने क्या बोला था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। सो जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ सॉइल्स फॉर्म हो गए। अब ये सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जिस प्लेस पे यहाँ पे फॉर्म हुए थे वहां से आगे जा रहे हैं, या तो हवा की वजह से, या पानी की वजह से, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा सकते हैं। चलिए, तो ये सेकंड स्टेप जो आपका हो गया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ये जो एरो मैंने आपको राइट साइड बनाया, ये एरो का मतलब ये होता है कि ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड स्टेप ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जरूरी तो नहीं है कि सारे जगह ट्रांसपोर्टेशन हो ही। उस डाउट को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में बंद रखिए, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले एक बेसिक ये 4 स्टेप देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कहां पे कौन सा स्टेप हो सकते हैं, कौन सा स्टेप नहीं हो सकते। चलिए, सेकंड स्टेप हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद मैंने आपको बोला डिपोजिशन। सो डिपोजिशन का मतलब ये है, एक लो लाइंग एरियाज है। लो लाइंग एरियाज का मतलब गड्ढे जैसा है, वहां पे गड्ढा एक बना हुआ है, मतलब वहां पे जो जमीन की सतह है, जो लेयर है ग्राउंड का, वो थोड़ा दबा हुआ सा है, थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो जब ये नीचे है तो ये जितने भी यहां से सॉइल फॉर्म हुए वो क्या होंगे, ये जो लो लाइंग एरियाज है, ये जो आपको थोड़ा सा नीचे झुका हुआ डिप्रेशन दिख रहा है, इसमें क्या होंगे, जाके बैठ जाएंगे, वहां पर जाके ये सारे लोग बैठ जाएंगे। सो ये जो बैठने की प्रोसेस है, ये जो यहां पर जाके सेटल कर रहे हैं, उसे हमने बोला डिपोजिशन। इसे हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट होना, कलेक्ट होना। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बोलते हो मनी, पैसे डिपॉजिट करने हैं, आप डिपॉजिट वाले लाइन में लग जाते हो। सो डिपॉजिट करने का मतलब क्या है, वहां पे आप पैसे जमा करने आए हो। सो यहां पे आपका जो इरोड होके ये जो सॉइल आपके मूव किया ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ये जो दबी हुई सी जगह है, जो डिप्रेशन है, लो लाइंग एरियाज है, यहां पे जाके सारे बैठना स्टार्ट करेंगे। और इसी प्रोसेस को हमने बोला कि ये डिपोजिशन है, दिस इज डिपोजिशन। तो ये जो आपके छोटे छोटे टुकड़े थे, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, दैट मीन्स कि ये सारे वहां पे जाके बैठ रहे हैं। सो दिस इज थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एंड दैट इज डिपोजिशन। इसे हम लोगों ने बोल दिया कि ये है आपका डिपोजिशन। डिपॉजिट हो रहे हैं, बैठ रहे हैं एक जगह, इकट्ठे हो रहे हैं। द लास्ट वन इज अपहीबल। चलिए, ये जो लो लाइंग एरियाज था, इसमें जब डिपॉजिट होने लग गए, तो क्या ये वापस से लो लाइंग एरियाज ही रहेगा, क्या ये वापस से वहां गड्ढा ही रहेगा, वो तो भर गया ना। तो ये तो धीरे धीरे उठना स्टार्ट करेगा, इसकी हाइट स्लोली इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे हाइट इंक्रीज कर रही होगी। तो जब ये हाइट इंक्रीज होने लग गया ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज ओनली नोन एज अपहीबल। इसी प्रोसेस को हमने बोला अपहीबल। अप होने का मतलब अप साइड में हीव कर रहा है, हीव करने का मतलब ही वही होता है, कलेक्ट करना। अपहीबल का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर बैठते जा रहे हैं, तो उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। सो दैट इज द फाइनल प्रोसेस अपहीबल। सो यहां पे आपका ये जो प्रोसेस है, इसकी हाइट जो इंक्रीज करते चली गई, ये डिपॉजिट होने की वजह से। सो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, कि दिस इज अपहीबल। सो ये वो 4 स्टेप हैं, जो आपके सॉइल फॉर्मेशन में देखने को मिला, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीबल। अब यहां पे एक बात करनी है मुझे, वो क्या है, क्या ये जरूरी है कि सॉइल जो इरोड हुआ इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा ही? कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि सॉइल हमेशा ट्रांसपोर्ट होगा ही। ये ट्रांसपोर्ट तो तब होगा ना जब वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला फैक्टर हो, आइदर विंड, आइदर वाटर, आइदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे हो। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे, जब स्लोप होगा, ढलाव होगा वहां पे, तभी तो ये एक्ट करेगा ना। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। तो फिर ये जहां पे इरोड करेगा वहीं पे आपके लो लाइंग एरियाज होंगे, वहां पे ये डिपॉजिट कर देगा और वापस से वहीं अपहीबल भी हो जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अननेसेसरी स्टेप, जरूरी नहीं कि सारे सॉइल ट्रांसपोर्ट होंगे ही। तो बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल को फर्दर 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल और दूसरा बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल्स। सो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स क्या हो गया, जहां पे आपका सॉइल फॉर्म हुआ, मींस जहां पे ये इरोजन हुआ, सेम उसी जगह पे डिपोजिशन और अपहीबल दोनों हो रहे हैं, अकर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे, अब सेम उसी जगह का मतलब ये मत कहना कि सर जहां पे वापस वो इरोड हो रहा है, सर वहां डिपॉजिट कैसे होगा, वहां तो लो लाइंग एरियाज ही नहीं होंगे। सेम प्लेस पे, इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हिमालय की घाटी में आप जाओ, वहां पे अगर फॉर्म हो रहा है, वहां पे इरोजन हो रही है,
तो वो सॉइल मिलेगा भी आपको हिमालय घाटी में ही, हिमालय वैलीज में ही मिलेगा, तो आप उसे ट्रांसपोर्टेड नहीं बोलोगे। बट वही सॉइल जो फॉर्म हो रहा है वहां हिमालय घाटी में, इरोजन हो रही हिमालय घाटी में, और पानी के साथ बहते बहते वो पंजाब या हरियाणा तक आ गया है, तो अब इस केस में आप नहीं बोलोगे कि वो आपका सॉइल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होती है ना, लॉन्गर डिस्टेंस की बात करते हो, बड़े डिस्टेंस की बात करते हो, तब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है। सो बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो मैंने क्या बोला, जिस भी एरिया में, जिस भी लोकेलिटी में आपका ये इरोजन अकर किया, उसी एरिया में, उसी लोकेलिटी में अगर आपका सॉइल मिल रहा है देखने को, वहीं पे वो सॉइल पाया जा रहा है, तो आप बोलोगे वैसे सॉइल को रेसिडुअल सॉइल्स, रेसिडुअल सॉइल्स, या फिर आप उसे बोल सकते हो नॉन ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। नॉन ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स मींस उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं अकर की, जिस एरिया में वो फॉर्म हुआ उसी एरिया में वो पाया भी जा रहा है। सो दैट इज रेसिडुअल और नॉन ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ऑन द अदर हैंड जस्ट इसका रिवर्स कर दो, सॉइल जैसा कि एग्जांपल आपको मैंने दिया, हिमालय की घाटी में फॉर्मेशन हुई, मिल रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी आपको, सो ऐसे मिल रहे हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे उसे, फिर आप क्या बोलोगे उसे कि वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे बता दूं, सॉइल को बेसिकली दो मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक हो गया ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दूसरा हो गया रेसिडुअल सॉइल्स। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, और ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिस प्लेस पे वो फाइंड हो रहे हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट हुए या नहीं हुए, इसके बेसिस पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से बोल दिया मैंने पार्ट, एक मैंने आपको बता दिया, द फर्स्ट वन आई टोल्ड ये आपका है रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या डिफरेंस है रेसिडुअल में और ट्रांसपोर्टेड में, क्या डिफरेंस है, इससे हम लोग देखेंगे। चलिए, आज थोड़ी मेरी गले ठीक नहीं है, तो आप लोगों को हो सकता है इरिटेशन हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आपका कोर्स डिले नहीं हो, आपका सब्जेक्ट डिले नहीं हो, इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए आपसे, हमें रिटर्न में क्या चाहिए आपसे, नेक्स्ट ईयर आपके रैंक आने चाहिए बहुत अच्छे से, रैंक आप बहुत अच्छे लाने वालों, जिस भी एग्जाम को दोगे उस एग्जाम में बहुत अच्छे रैंक आप लोगों के चाहिए, सेम डेडिकेशन आप लोगों के लिए भी होना चाहिए, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे। तो रेसिडुअल के बारे में मैंने आपको क्या बोल दिया, रेसिडुअल के बारे में मैंने आपको क्या बोल दिया, सो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन आपका सेम है, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्लेस ऑफ फाइंडिंग, मतलब जहां पे आपने वो सॉइल फाइंड किया उसी जगह पे वो सॉइल फॉर्म भी हुआ था, तो आप बोलोगे रेसिडुअल सॉइल्स है। सो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्लेस ऑफ फाइंडिंग, एंड प्लेस ऑफ फाइंडिंग इज सेम, प्लेस ऑफ फाइंडिंग इज सेम। चलिए, तो जब ये हो गया तो आप बोलोगे रेसिडुअल सॉइल, इस रेसिडुअल सॉइल को आप बोल सकते हो नॉन ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स है। तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपको दूसरे दूसरे वर्ड पूछ लेते हैं, आपको मालूम होता है, अब जैसे आपको मालूम है रेसिडुअल सॉइल क्या है, वहां पर उन्होंने नॉन ट्रांसपोर्टेड पूछ लिया, आप शॉक्ड रह जाओगे, आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं नॉन ट्रांसपोर्टेड, कभी सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया रेसिडुअल का मतलब नॉन ट्रांसपोर्टेड भी बोल सकते हो, और ये तो खुद का भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि ये ट्रांसपोर्टेड है तो नॉन ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या होगा, उसका उल्टा, और उसका उल्टा कौन सा था, रेसिडुअल सॉइल था, उसका अपोजिट कौन सा था, रेसिडुअल सॉइल था। ठीक है, तो यहां तो मैंने लिख दिया आपको रेसिडुअल के साथ साथ, हो सकता है कई बार चीजें मैं नहीं लिखूं, कई बार मैं नहीं लिखूं, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं तो जो चीजें बोल रहा हूं उसको भी कैच करना है। मैंने कुछ बातें बोली, अगर मैंने यहां मेंशन नहीं की तो जब आप वीडियोस देख रहे हो तो खुद का भी नोट्स वहां से बना लेना है। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। चलिए, सो नॉन ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल सॉइल, तो अब ट्रांसपोर्टेड के बारे में क्या बोल दोगे, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्लेस ऑफ फाइंडिंग इज डिफरेंट। सो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, सो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्लेस ऑफ फाइंडिंग इज डिफरेंट। Place of formation and place of finding is different। तो ये दोनों प्लेसेस अगर डिफरेंट है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो आप इसे बोल दोगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इसे हम लोग बोल देंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। चलिए, सो ये तो हमने देख लिया सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, सॉइल का मतलब क्या होता है,
और मेजर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इतनी बातें तो हमने देख ली। इससे पहले हमने देखा था कि सॉइल टर्म क्या है, सॉइल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। आप बोलोगे सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बता तो दिया आपने, ट्रांसपोर्टेड नॉन ट्रांसपोर्टेड, ये तो बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन है। अब आपके रेसिडुअल भी तो बहुत तरह के सॉइल हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड भी तो बहुत तरीके के सॉइल हो सकते हैं। चलिए तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। सो ऐसे तो आपने पढ़ रखा होगा, आपने कभी जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा कि एलुवियल सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल होते हैं जिसे आप बोलते हो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी वहां पे, ठीक है। बलुई मिट्टी जिसे आप लोग सैंडी सॉइल बोलते हो। तो हमें वो सारी चीजें यहां नहीं देखनी, हमें टेक्निकल एस्पेक्ट देखने हैं, टेक्निकल प्रॉपर्टीज इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस के लिए, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। चलिए तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे तो सॉइल्स की अगर आप डिफरेंट टाइप्स की बात करो तो सैकड़ों सॉइल हैं, 200, 300, 400, 500 डिफरेंट टाइप के सॉइल्स मिल जाएंगे, बट इतना हमें नहीं पढ़ना। हमारा प्राइम कंसर्न क्या है, हम यहाँ पे ज्ञान लेने को नहीं आए हैं, हम यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने को आए हैं। तो हमारा सारा टारगेट बस रहेगा कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी क्या है, हमारे एग्जाम के क्वालिफाई करने को हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सिर्फ हम वो जानेंगे। तो वैसे इंपॉर्टेंट कुछ सॉइल्स के टाइप हैं वो हम लोग बताने वाले हैं। एलुवियल सॉइल बताऊंगा आपको मैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैकेस्ट्रीन सॉइल, मैरीन सॉइल, इसी तरीके से लुअस सॉइल पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वहां पे एओलियन सॉइल, उसके बाद कॉलुवियल सॉइल। सो ये सारे कुछ डिफरेंट सॉइल्स हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और इन सारे सॉइल्स की कुछ एक खास प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ वो एक एक लाइन का वन लाइनर हमें उस प्रॉपर्टी को समझना है, और इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो अभी जो जो टर्म मैं बताने जा रहा हूं ये सारे टर्म आपको किसी न किसी एग्जाम में दिखे होंगे कि हाँ सर ये तो उस एग्जाम में पूछा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं ये डिफरेंट टाइप्स, 8-10 जो डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में आपको फर्स्ट क्या बोला है, एलुवियल सॉइल। देखते हैं क्या है ये types of soil. The first one is alluvial soil.